नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष पोलकड़े। कुछ बातें मेरे बारे में बता दूं। मेरा डॉक्टरेट है माइक्रोबायोलॉजी में, सूक्ष्मजीव शास्त्र में मैंने मेरी डिग्री हासिल की है। उसके बाद मैंने काफ़ी सालों तक गाय के आधार पे काम करने की कोशिश की है। जो लोग गौसेवा में लगे हुए हैं उनको मदद करने की कोशिश की है। मेरा सबसे ज़्यादा नज़दीकी विषय है कचरा व्यवस्थापन, उसमें मैं काम करता हूं और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो गौमाता का है। तो चलिए आज देखते हैं इसी संबंध में गौमाता क्या है, गाय किसे कहते हैं। गाय, मैं कह रहा हूं गाय, मैं काऊ नहीं बोल रहा हूं। काऊ आप देख सकते हो, जहां जहां पे आप देखोगे, जो आज हमारे देश में जो दिख रहा है वो हर जगह पे आपको काऊ नजर आएंगे। काऊ और गाय में क्या फर्क है? काऊ मतलब एक जानवर को कहा जाता है और गाय मतलब एक गौमाता को कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा गया है? 2 साल पहले हम सब ने अनुभव लिया है कि इम्यूनिटी डाउन होने के कारण जो भी कोरोना का हम सब ने अनुभव लिया है, बहुत बड़ा अनुभव हमारे लिए रहा है। और इस दौरान हम सभी ने एक महसूस किया है कि अपने जीवन में इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस रोग प्रतिकारक शक्ति को बनाए रखने के लिए आज का सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर जिसे हम कह सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि 5000 साल से पहले से जो अस्तित्व में है वो उसको इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। और वो इम्यूनिटी बूस्टर है गाय का शुद्ध दूध। आपने सुना है हर बार हर जगह, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, उसकी माँ अगर उसे दूध नहीं दे सकती तो उसको दूसरा नंबर से दूध दिया जाता है गाय का। गाय का मतलब देसी गाय का। देसी गाय का दूध आपके जीवन के लिए अमृत तुल्य है, क्योंकि आपके माँ के दूध में जो इम्यूनोग्लोबिन्स, जो प्रोटीन्स अवेलेबल है, जो लिपिड्स अवेलेबल है, वही इम्यूनोग्लोबिन्स और वही इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले प्रतिकारात्मक घटक आपके गाय के दूध में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों माना जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे गाय का दूध भी आप पिला सकते हैं। सही है? तो अभी हम सबसे पहले तो देखते हैं कि मैं तब से बोल रहा हूं कि गाय मतलब देसी गाय, गाय मतलब देसी गाय। तो देसी और विदेशी में क्या फर्क होता है, आइए दोस्तों इसमें हम जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या फर्क है देसी और विदेशी गाय में। तो सबसे पहली चीज है, ये देसी गौमाता का एक मॉडल यहां पे बना हुआ है। सबसे पहली चीज है, अगर आप देखोगे तो इस गाय को ये हम्प आया हुआ है, इसको हम्प कहते हैं। ये जो हम्प है, ये हम्प ऊपर आया हुआ हम्प है, इसको हम्प कहा जाता है। ये सिर्फ देसी गाय में मिलता है। अगर आप विदेशी गाय देखोगे तो वो पूरा फ्लैट होता है। ठीक है, ये पहला मोड है। दूसरा मोड आप यहाँ पे देखते हो, आप यहाँ पे भी जो गाय का जो स्ट्रक्चर है ये आपको थोड़ा सा गोलाकार नजर आएगा। अगर आप विदेशी गाय देखते हो तो विदेशी गाय का पूरा ये रेक्टेंगल टाइप में होता है। इसकी पूंछ अगर देखो तो पूरे जमीन तक के पूंछ जाती है और जमीन को मतलब टच हो, मतलब इतना लंबा पूंछ गाय का दिखता है। तो देसी गाय की पूंछ भी लंबी होती है। तीसरी अगर चीज देखें तो मतलब हम कह सकते हैं कि देसी गाय अगर हो तो उसको ये फ्लैप ऑफ स्किन जिसे हम कहते हैं, मतलब आपके गर्दन के नीचे जो फ्लैप ऑफ स्किन होता है ये सिर्फ देसी गाय में पाया जाता है, विदेशी गाय में ये नहीं होता। दोस्तों ये तो हो गए फिजिकल डिफरेंसेस जो मैं बता रहा हूं कि देसी गाय में, देसी गौमाता में क्या फिजिकल डिफरेंसेस आपको पाए जाते हैं। लेकिन इसका अगर हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से अभ्यास करें, शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्यों ऐसा कहा जाता है कि देसी गाय ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे बढ़िया थ्योरी बताई जाती है कि प्रोसेस लॉस थ्योरी। प्रोसेस लॉस थ्योरी, ये थ्योरी बताई गई है। आप रिसर्च पेपर में इसे अनुभूति ले सकते हो, आप रिसर्च पेपर इसके लिए ढूंढ सकते हो। इसमें ऑलरेडी बताया गया है कि गाय एक ऐसा प्राणी है जो प्रोसेस लॉस थ्योरी फॉलो नहीं करती। अचंभित हुए आप? प्रोसेस लॉस थ्योरी क्या है पहले समझ लेते हैं। प्रोसेस लॉस थ्योरी क्या है? प्रोसेस लॉस थ्योरी वो होती है दोस्तों, जैसे सोचिए कि हम अगर कुछ खाना खा रहे हैं, हम अगर एक रोटी खाते हैं और उसमें से अगर हमको 1000 कैलोरीज मिलते हैं, वो रोटी में से अगर हमको 1000 कैलोरीज मिलते हैं तो दूसरे दिन जब आप आपके आउटपुट का ख्याल रखोगे तो आप में जो कैलोरीज है वो 1000 कैलोरीज के 900 कैलोरी बर्नआउट हुए रहेगी आपके एक्शंस में और आपको 100 कैलोरीज बाहर आएगी। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यू हैड लॉस 900 कैलोरीज, राइट? 900 कैलोरीज आपने बर्नआउट कर दी आपके प्रोसेस में। लेकिन गाय प्रोसेस लॉस थ्योरी फॉलो नहीं करती। अचंभित करने वाली बात है, गाय प्रोसेस लॉस थ्योरी फॉलो नहीं करती। कैसे?
तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसके लिए कुछ प्रयोगात्मक खेल खेले गए और उसमें उनको पता चला कि जब प्रयोग करने के बाद में पता चला अगर गाय को हम 100 कैलोरीज की ऊर्जा प्रदान करते हैं उसके खाने में से, तो क्या होता है। उनके पंचगव्य बताए गए, मतलब 5 प्रकार के अलग अलग पदार्थ गाय से निकलते हैं जब वो खाना खाती है, तो उसके बाद में जो निकलने वाले पंचगव्य है उसकी जो कैलोरीज की अगर कैलकुलेशन किया जाए तो वो लिए हुए कैलोरीज से ज़्यादा होता है। मतलब वो प्रोसेस लॉस थ्योरी फॉलो नहीं करती। अगर 100 कैलोरीज गाय को दिए गए तो उसमें से आने वाले गाय से आने वाला गोबर है, गाय से आने वाला गोमूत्र है, गाय से आने वाला दूध है, गाय से बनने वाला तूप है, घी है, मतलब ये सब चीज़ें अगर कैलकुलेट किए जाए तो बाहर आने वाला जो भी आउटपुट है दैट इज मोर देन द इनपुट। इट इज इटसेल्फ अ सिंगल प्रोजेनी ऑन अर्थ who can do that, who can do such kind of wonder, so that itself made her a god. God means who gives, मतलब दाता जो होता है उसको देव कहा जाता है। तो गौ माता इतने सारे चीज़ें हमको देती है कि इसीलिए उसको गौ माता कहा जाता है, इसीलिए उसको भगवान का स्वरूप दिया गया है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसमें जो भी उसके बेनिफिट्स है, जो भी वो देने वाली चीज़ है, उसके वजह से उसको गौ माता कहा गया है। देसी गौ माता में और विदेशी, मतलब हम कहेंगे हुस्टन हो गई, जर्सी हो गई, ये जो गाय के हम नाम लेते हैं तो उनमें क्या फ़र्क है, ये हमने मोटा मोटा देखा कि जो हमने फिजिकल डिफरेंसेस उसमें क्या है। तो अभी अगर कोई भी बच्चा अगर ये वीडियो देखता है और कोई भी अगर इसको फॉलो करता है तो उनको पता चल जाएगा कि देसी गाय को कैसे पहचाना जाए, राइट। तो देसी गाय में जो भी प्रजाति पाई गई है, अभी तक के जितने भी प्रजाति है, 390 प्रजाति रिकॉर्ड पे की गई है, लेकिन बहुत सी प्रजाति लुप्त हो चुकी है क्योंकि गौ संवर्धन का जो काम चल रहा है वो गौ संवर्धन का काम, मतलब उनको हमने सलाम करना चाहिए जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी इन प्रजातियों को बनाए रखे हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रजाति अभी अदृश्य हो गई है अपने भारत देश से। क्यों हुआ ये सब, कैसे हुआ? तो दोस्तों इसको मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं रिलेट करना चाहूंगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ में। ग्रीन रिवॉल्यूशन ये 1965 में अपने यहाँ पे एक ग्रीन रिवॉल्यूशन करके एक आया था, जिस टाइम पे ऐसा कहा गया था कि भारत की जो खाद्य की जो पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए हम इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि जो भूमाता हमको अनाज दे रही है उससे डबल अनाज अगर मिलना होगा तो उसका कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स डालना पड़ेगा। तो फिर हमने चालू किया उसको यूरिया देना, हमने चालू किया उसको कार्बन देना, हमने चालू किया उसको अलग अलग फर्टिलाइजर्स और अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स देना, जिसके माध्यम से कुछ साल तक, पहले 10 साल तक आपको दिखा कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार बढ़ाई हुई है। लेकिन धीरे धीरे उसके दुष्परिणाम नज़र आने लगे, और हमें पता है आज के दिन में अगर हम केमिकल फार्मिंग, इंसेक्टिसाइड फार्मिंग अगर हम बात करें तो देश का जो भी कैंसर जनरेशन है उसमें सबसे ज़्यादा मोर देन 95% जो हाथ है वो इंसेक्टिसाइड और यूरिया का है। ये सभी जानते हैं, इसके लिए कोई भी आप डॉक्यूमेंट देख ले, आप कहीं पे भी चले जाए तो आपको ये पता चल जाएगा। तो 1965 टू 2023 इट्स ऑलमोस्ट 45 प्लस 20 65 ईयर्स। इतने ईयर्स में हमने ज़मीन की वो दुर्गति कर दी है कि अभी उसको फिर से वापस लाना बहुत मुश्किल है। इसको कहा गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन। दोस्तों इसी प्रकार का दूसरा रिवॉल्यूशन अपने देश में आया जिसे कहा गया है व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब दूध को सोना कहा गया है। ये जो दूध है तो अपने देसी गाय से दूध कम मिलता है, इसलिए बाहर की स्ट्रेन्स लाई गई, बाहर की स्ट्रेन्स अपने देश में प्रत्यारोपित की गई। तो उसमें क्या किया गया, जो भी जर्सी स्ट्रेन है या जो भी हम कह रहे हैं कि जो विदेशी स्ट्रेन है वो कैसे बनाया गया, वो कैसे बना है, तो ये जनुकीय अनुसंधान से इसको बनाया गया है। जनुकीय अनुसंधान से मतलब बाहर के देशों में जब गाय की तरफ देखा जाता है या जब काऊ की तरफ देखा जाता है तो इट इज मेजरली फॉर मीट प्रोडक्शन। वो सबसे ज़्यादा उनके मांस के लिए देखा जाता है, तो उसका मांस बढ़े इसलिए उनको कुछ एडिशनल जनुकीय परिवर्तन किए गए और उसके माध्यम से कुछ जनुकीय परिवर्तित स्ट्रेन्स तैयार किए गए जिसको हम कहते हैं विदेशी गाय। और वो जब विदेशी गाय तैयार हुई तो एज पर हिज बॉडी वेट मिल्किंग हैज ऑल्सो इंक्रीज, एंड वो मिल्क हम लेते हैं एज ए देसी गाय का दूध करके। तो अगर हम इसके बारे में सोचे तो ये ऐसा है
कि हमने हमारे यहाँ पे दूध कम है इसलिए हमने बाहर से स्ट्रेन्स लाई और उसको हमने बढ़ाना चालू किया, लेकिन ये देखा नहीं गया कि इसमें क्या चीज़ें डिफरेंस हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल पहले कुछ रिसर्च किया गया और उस रिसर्च में ऐसे पाया गया कि जो छोटे बच्चे थे उन छोटे बच्चों में डायबिटीज़ का प्रमाण बहुत ज़्यादा प्रमाण में पाया गया। डायबिटीज़ और सिजोफ्रेनिया ये दोनों बहुत डेंजरस दो रोग है और ये बच्चों में प्रमाण इसका जब ज़्यादा पाया गया तब इस पर रिसर्च हुआ और इस पर एक बात पता चली, ये जो भी रोग तैयार हो रहे हैं ये रोग सिर्फ दूध सेवन की वजह से हो रहे हैं। तो दूध किस किस का सेवन करते हैं उसका एनालिसिस किया गया और ऐसे पता चला कि जो लोग विदेशी गाय का या हम कहें कि काऊ का दूध जो सेवन करते हैं उनमें ये प्रमाण सबसे अधिक है। तो प्रयोग से ये पता चला कि सबसे ज़्यादा जो भी इस रोग का कारण है वो रोग का कारण है वो प्रकार का दूध। तो यही चीज़ अगर दूसरे साइड में देखी जाए तो जब हम देसी गाय का दूध पीते हैं तो ये रोग का कारण नहीं बनता, ये कारण बनता है अपने ग्रोथ का, इंटेलेक्चुअल पावर का, अपने मसल स्ट्रेंथ का पावर बनता है अपने गाय का दूध, देसी गाय का दूध। तो ये कैसे, ये थोड़ा मैं आपको विस्तार में बताना चाहूँगा। इसको इस जमाने की टर्म है A1 और A2, सही है। A1 और A2 आप सभी ने सुना होगा, A1 दूध और A2 दूध। तो A1 दूध और A2 दूध क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसको हम विस्तार से जानना चाहेंगे आज कि व्हाट इज A1 मिल्क और व्हाट इज A2 मिल्क और कैसे हम पहचाने कि A1 दूध क्या है, A2 दूध क्या है और क्यों ये पहचानना जरूरी है। मुझे इस बारे में एक चीज़ कहना बहुत वाजबी लगती है कि जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है और सिमिलर दैट वाइट रिवॉल्यूशन आ रहा है और हमारे यहाँ की जो भी जनता है, जो भी गायों की संख्या है, वो गायों की संख्या कम होती जा रही है, काऊ की संख्या बढ़ती जा रही है। और उससे क्या हो रहा है, तो मैक्सिमम रोग जो हम देख रहे हैं वो आप कैंसर ले लो, वो आप डायबिटीज़ ले लो, वो आप सिजोफ्रेनिया ले लो, वो आप किसी भी प्रकार के सांधे दुखी, अपने जॉइंट पेन जो होता है, वो जॉइंट पेन का मेजर कारण है दूध जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। और ये सब दूध अगर विदेशी दूध आता है तो इसमें भी वही चीज़ का कारण बना हुआ है। तो ये 6-7 जो मेजर रोग है वो दूध के कारण से हो रहे हैं। तो जीवन में अगर आप देखो तो भारत की जितनी भी लोक संख्या है, हर एक आदमी दूध पीता है और हर एक आदमी अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ के कारण, क्योंकि हमारा जो भोजन है उसी से हम सब कुछ गृहित करते हैं। तो चलो देखते हैं कि ये दूध कैसा हमें अफेक्ट कर रहा है और कैसे पहचानना चाहिए कि A1 दूध क्या है और A2 मिल्क क्या है। ठीक है, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि A1 मिल्क और A2 मिल्क ये संज्ञाएं सभी को पता हो चुकी है क्योंकि ये बाहर से आई है। हमारे देश का एक खासियत है कि हम जब जो भी चीज़ें हमारे को बाहर से सुनाई देती है उसको हम बड़े सीरियसली लेते हैं। सालों से, हजारों सालों से हमारे यहाँ पे जो हो रहा है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते, लेकिन बाहर से अगर कुछ चीज़ आती है तो हमारे कान ऐसे हो जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, अरे ये बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि A2 मिल्क अच्छा होता है, देसी गाय का मिल्क अच्छा होता है, मुझे देसी मिल्क का गाय का ही दूध चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि A2 मिल्क क्या होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि A2 मिल्क मतलब जो दूध होता है कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन डाल के बना हुआ दूध होता है। तो आज हम देखेंगे इस चीज़ के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि A1 दूध और A2 दूध क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है A1 दूध में और A2 दूध में। A1 दूध मतलब विदेशी गाय का दूध, A1 दूध मतलब जर्सी गाय का दूध, A1 दूध मतलब हूस्टन गाय का दूध, A1 दूध मतलब जिस गाय को ये वाला हम्प नहीं है ऐसे गाय का दूध, A1 दूध मतलब जिस गाय को ये चीज़ नहीं है उस गाय का दूध, जिस गाय की पूंछ लंबी नहीं है उस गाय का दूध, दैट इज A1 दूध। तो A1 दूध में क्या होता है, A1 दूध में आपको होते हैं हार्ट डिसीजेस, A1 दूध में आपको होता है आर्थ्रोक्लेरोसिस, दिस इज द नेम ऑफ द डिसीज, जिससे आप संधिवात जिसको हम कहते हैं वो होता है। देन इससे होती है एसिडिटी, A1 दूध से होती है एसिडिटी। आपने बहुत बार देखा होगा डॉक्टर के पास अगर जाओ तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी दूध पीना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि दूध से एसिडिटी होगी। कौन से दूध से एसिडिटी होगी? A1 मिल्क से एसिडिटी होगी। और मार्केट पे 99% ब्रांड जो है आज A1 दूध पे चल रहे हैं, क्योंकि खेती में जो अभी गाय की संख्या बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ A1 मिल्क की बढ़ रही है। A2 मिल्क वाले लोग बहुत कम बचे हैं, इसीलिए गौसंवर्धन की ज़रूरत है, इसीलिए गौसंवर्धन में काम करना बहुत ज़रूरी है और उसकी संख्या बढ़ानी है। तो चलो आते हैं A1 दूध पे। व्हाट इज़ A1 दूध और उसके दुष्परिणाम क्या है? सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म नाम का बहुत बड़ा डिसीज़ है जो कि जनुकीय होता है, वो भी आपको A1 दूध से हो सकता है। नैराश्य A1 दूध से होता है, जिसको हम कहेंगे कि साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ A1 मिल्क। लूज मोशन,
डाइजेस्टिव सिस्टम में के काफ़ी डिसीजेस इस माध्यम से होते हैं। काफ़ी अलग प्रकार के आजार की संभावना इस मिल्क से होती है। A2 मिल्क क्या होता है? A2 मिल्क मतलब देसी गाय का दूध। और A2 मिल्क में क्या क्या परिणाम होते हैं? तो A2 मिल्क में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, उससे बोन्स स्ट्रांग होते हैं। A2 मिल्क जो होता है उससे उसमें अपने जो बोन मैरो होता है वो बोन मैरो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। IgG इम्यूनोग्लोबिन जो माँ के दूध में पाया जाता है, वही IgG इम्यूनोग्लोबिन आपको गोमाता के दूध में मिलता है। इसमें जो भी विटामिन D3 की संख्या प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है गाय के दूध में। और विटामिन B12 जिसे हम कहते हैं कि नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें B12 की कमी होती है, उसके लिए कुछ इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप देसी गाय का दूध पीते हैं तो आपके आप में B12 की कमतरता कभी नहीं आएगी। सो दैट इज़ वंडरफुल थिंग विच A2 मिल्क इज हैविंग। ओके, सो चलो देखते हैं A1 और A2। तो A1 और A2 तो मैंने आपको इसके दुष्परिणाम बता दिए, उसके फायदे बता दिए, लेकिन क्यों बोलते हैं भाई A1 और A2? ऐसा क्या होता है कि जो A2 में होता है और A1 में नहीं होता है? तो चलो इसको देखते हैं। दोस्तों, अगर हम पूरा मिल्क को देखें, हम अगर सोचें कि दूध क्या है, दूध मेजरली क्या है, तो दूध में क्या होता है? दूध में ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, सही बात है। सो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें होती है? तो इसमें होता है प्रोटीन, इसमें होता है फैट, इसमें होता है लैक्टोज, इसमें होता है मिनरल्स। इसके कुछ कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं, उस प्रमाण में वो दूध में उपलब्धता होती है। लेकिन इसको अगर हम टोटल देखें तो हिस्टिडीन और मतलब पूरे मिल्क का अगर पैटर्न देखें तो मिल्क में जो है मिल्क शुगर लैक्टोज जो है वो 52% होती है, और मिनरल्स जो होते हैं वो 10.3% होते हैं, और प्रोटीन होता है 34%। अभी जो A1 और A2 का डिफरेंस बताने जा रहा हूं ये मेजरली प्रोटीन से संबंधित है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी जिससे बनी होती है। प्रोटीन किसके लिए लगता है? हमारे मसल्स बनाने के लिए लगता है, तो ये प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है उसको अमाइनो एसिड कहते हैं। तो अमाइनो एसिड पकड़ लीजिए आप, A B C D ऐसे सीक्वेंस से अगर अमाइनो एसिड लगे हुए हैं अमाइनो एसिड, तो उसमें से एक प्रोटीन तैयार होता है, राइट। तो ऐसे प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन में जो बीटा प्रोटीन होता है, वो बीटा प्रोटीन में मतलब बीटा केजिन उसे कहते हैं, वो बीटा केजिन में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसके सीक्वेंस में बदलाव होने के कारण A1 और A2 मिल्क डिफरेंशिएट होता है। चलो देखते हैं कैसा। तो प्रोटीन चेन अगर आप देखोगे तो A2 बीटा केजिन का प्रोटीन चेन जो है उसमें जिस जगह पे मतलब जो पोजीशन होती है 67th पोजीशन कहा गया है, 67th पोजीशन पे प्रोलीन होते हैं तो वो A2 मिल्क हो जाता है, और उस पोजीशन पे अगर हिस्टिडीन आ गया तो उसको कहते हैं A1 मिल्क। बस इतना सा डिफरेंस है। लेकिन अगर इतना सा डिफरेंस है तो ये करता क्या है? ये जब बॉडी में जाता है, जब हिस्टिडीन का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में जाता है तो ये सब रोगों को उद्दीपित करता है और इस सब रोगों की मात्रा में हमको बढ़ाता है। तो जब A1 मिल्क हम लेते हैं तो उसमें A1 बीटा केजिन जो होता है हिस्टिडीन का, वो अगर आता है तो उसका मेटाबॉलिज्म अलग में पे जाता है, और अगर A2 में अगर आपने वही बीटा केजिन में अगर आपके इसमें प्रोलीन है तो उसका मेटाबॉलिज्म अलग वे पे जाता है। तो इतना सा डिफरेंस है, और ये सिर्फ गाय के दूध में नहीं है दोस्तों। A1 और A2 ये टर्मिनोलॉजीज दिए हुए है जिसके माध्यम से लोग सोचते हैं कि ये देसी गाय का है। ऊंट में भी A2 मिल्क होता है, बकरी में भी A2 मिल्क होता है, क्योंकि उसमें भी इस जगह पे जो मैंने बोला कि प्रोलीन होता है तो वो प्रोलीन होता है। तो ये दूध में भी ये हिस्टिडीन और A2 प्रोटीन होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उतना ही डिफरेंस नहीं है गाय के दूध में। गाय का दूध मैक्सिमम क्यों ये लिया जाता है? ये जो हम्प दिया हुआ है, हम्प में एक सूरज की किरणें परावर्तित होके यहाँ से जो भी उसके गव्य बनते हैं, तो वो गव्य में जो शोषित होता है उसके माध्यम से उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ती है। और उसको कहा गया है, इसीलिए कहा गया है कि जो गाय का दूध है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, वो बहुत ज़्यादा आपको बल देने वाला है। तो अगर आयुर्वेद की डेफिनेशन देखी जाए तो बड़ी सुंदर डेफिनेशन आयुर्वेद में दी हुई है गाय की। आयुर्वेद में डेफिनेशन कहा गया है गोदुग्ध क्या है? तो गोदुग्ध आत्मा को बल देने वाला, पवित्र करने वाला, मंगल करने वाला, समस्त प्राणियों का जीवन आयुर्वर्धक, हृदय को ताकत देने वाला, मध्य मस्तिष्क की मेधा शक्ति बढ़ाने वाला, हड्डियों को जोड़ने वाला, नेत्रों में ज्योति देने वाला, नवयौवन प्रदान करने वाला, वीर्यवर्धक, शुक्रवर्धक,
स्फूर्ति और ताजगी देने वाला, विषहारक, सप्त धातुओं को पुष्ट करने वाला होता है। इतनी बड़ी डेफिनेशन आयुर्वेद के ग्रंथों में दी हुई है, आयुर्वेद के शास्त्रों में दी हुई है। और इसको तो ऐसे कहा गया है कि अमृतम क्षीरम भोजनम, मतलब अगर दूध पीते हो आप, हमारे देश में आज भी कई संत महंत ऐसे हैं कि जो सिर्फ दूध पे जिंदा है। अगर आप दूध पीते हो तो वो अमृत पीने के समान है, दूध पीते हो तो वो अमृत पीने के समान है। तो दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको इसका सही ढंग से अगर ये करना है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, आप कंटिन्यूअसली ये वीडियो आपने देखना चाहिए और आपने मानना चाहिए कि डिफरेंसेस क्या है। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हमारी जो हालत हुई है, आज जो हमने कैंसर के बारे में रिसर्च किया है कि ये बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड हुआ, बिकॉज ऑफ यूरिया हुआ, वही आगे चल के ये होने वाला है कि ये हम दूध के कारण अपने घर में कई जानें आज जा रही है, जिसका हमें कतई अनुभव नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि दूध पीना है तो देसी गाय का ही पियो। अगर आप देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो आप दूध पीना छोड़ दो, क्योंकि दूध में कोई भी दूसरा चीज़ आपको नहीं मिलेगा, और अगर होगा तो उसके दुष्परिणाम ही आपको ज़्यादा भुगतने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप सोचिए, मार्केट में जितने ब्रांड है, दूध कहाँ से आता है, थोड़ा थोड़ा आपने प्रज्ञा शक्ति को थोड़ा तान दीजिए और सोचिए कि दूध कहाँ से आता है। दूध आता है फार्मर के यहाँ से, दूध आता है गांव से, दूध आता है जहाँ जहाँ पे लगे हुए वहाँ पे। अगर आपको लाखों लीटर का दूध अगर आपके घर में पहुँचाना है तो कोई भी कंपनी क्या करेगी, वो सभी दूध को मिक्स करती है दोस्तों। वो कहीं पे भी नहीं देखा जाता कि गाय को कौन सा डिसीज़ है, गाय को कौन से प्रकार से A2 मिल्क वाली गाय है या A1 मिल्क की गाय वाली है, नहीं देखा जाता। सब साथ में होता है और वही दूध अपने पास में आता है। दूध में कई प्रकार की प्रोसेसिंग की जाती है। मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंसल्टेंट रह चुका हूँ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैंने कंसल्टेंट करके काम किया है। मेरे को पता है कि दूध की प्रोसेसिंग कैसी की जाती है। मैं ये बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर अभ्यास किया हुआ है, क्योंकि मैं ये बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है प्रोसेसिंग करते हुए यूनिट्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आपके परिवार की और आप सभी की अगर हेल्थ को बचाना है तो आज आपको गोमाता की तरफ आना पड़ेगा। आज आपको A2 मिल्क को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। ये तो मैं सिर्फ एक आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ मिल्क के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत अनगिनत चीज़ें हैं। घी के बारे में मैं अलग से आपको बता सकता हूँ, पंचगव्य के सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अलग से बता सकता हूँ, और ये अपना जीवन बदल सकता है। हजारों लोगों का बदलते आया है, इसके पहले भी हुआ है। इसके पहले का जीवन अच्छा था क्योंकि गोमाता बेसिस था। गो मतलब गो का अर्थ होता है संस्कृत में अर्थ मतलब जमीन बनाने वाली शक्ति गोमाता है। आज भी हम अगर खाद डालते हैं, गोबर का खाद डालते हैं जमीन में, तो खाद डालने के बाद में जमीन बनती है, क्योंकि खाद में जो जीवाणु जाते हैं उसके माध्यम से जमीन जीवित होती है। आज जमीन मृत होती जा रही है क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के रासायनिक खाद्य उसमें डाल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हमको हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, अगर हमको हमारा जीवन बहुत अच्छा हेल्दी करना है, तो गोमाता को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे गोमाता को हमारे जीवन में? कैसे लाएंगे? हम तो शहरों में रह रहे हैं, हमारे घर में थोड़ी हम गाय रख पाएंगे। हमारे घर में गाय नहीं बांध पाएंगे। कुत्ते रख सकते हैं, गाय नहीं रख सकते। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक करना होगा, जो भी लोग गाय का पालन कर रहे हैं उनको आपको सपोर्ट करना होगा। मैं कर रहा हूँ, मैं 2 गौशालाओं को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं उनका दूध यहाँ पे लाके यहाँ पे इन शहरों में मुंबई और पूना में मैं दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से जो भी जमा हुई राशि है वो गौशाला को जाती है। हर महीने वो गौशाला को वो राशि जाती है। तो सिर्फ दूध को यूज करने से अगर ये हो सकता है, तो इस प्रकार के 300 अलग अलग प्रोडक्ट्स गाय के बनते हैं। शैम्पू बनता है, साबुन बनती है, अगरबत्ती बनती है, धूप बनता है, मतलब औषधियाँ बनती है। गोमूत्र से तो कितनी सारी औषधियाँ बनती है, कैंसर से ऐसे रोग उससे दूर होते हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, अगर हम सोचें कि थोड़ा थोड़ा अगर इसको हम अपनाना चालू करें, तो निश्चित रूप से गोमाता तक के ये चीज़ें पहुँचेंगी। और अगर गोमाता बचेगी तो ये वसुंधरा बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा फलित होगी, और हमारा जीवन और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन ये उद्धृत हो सकता है, ये बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। और उसके लिए आज ज़रूरत है आपको जागने की और आपको इस विषय में काम करने की। तो मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ, इस अभियान से जुड़े, गोमाता के सेवा के अभियान से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा ये देखें कि किस प्रकार से हम गोमाता की सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से हम गोमाता के उत्पाद अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं।
तो ये मैंने आज आपको सभी चीज़ें बताई है A1 और A2 के बारे में। थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि ये सवाल काफ़ी बार आता है कि ठीक है A2 दूध पीना चाहिए और मैं A2 दूध पीऊँगा भी, हमारे पास में कोई है वो प्रोवाइड करते, लेकिन मैं ये कैसे जानूँ कि वो A2 दूध ही दे रहा है, मैं ये कैसे जानूं कि ये A1 दूध नहीं है, ये देसी गाय विदेशी गाय का दूध नहीं है, ये देसी गाय का ही दूध है। तो कुछ छोटे छोटे प्रकार है जिसके माध्यम से आप थोड़ा इसको जान सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी टेस्टिंग करनी होगी तो ये जेनेटिक मतलब जनुकीय लेवल पे इसकी टेस्टिंग होती है और हम रेगुलरली हमारे गायों की करते हैं, जिसमें ये प्रतीत होता है कि कितने परसेंट, क्योंकि A1 और A2 ये ऐसे नहीं होता कि 100% है, इसका प्रोपोर्शन होता है। देसी गाय में इसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा A2 लेवल पे है और बहुत कम A1 लेवल पे है, तो इसलिए उसको जनुकीय चाशनी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको घर में कुछ पहचानना हो तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। देसी गाय का दूध जो है इसमें नेचुरल शुगर जिसको कहते हैं, मतलब नैसर्गिक शर्करा जो होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए उसकी टेस्ट जो होती है वो थोड़ी सी मीठी होती है। तो देसी गाय का दूध अगर आप देखोगे तो उसकी टेस्ट जो है वो थोड़ी सी मीठी होती है, ये पहला पार्ट है। दूसरा है कि देसी गाय का दूध अगर आप गर्म करोगे तो उसके ऊपर एक मलाई चढ़ती है, वो मलाई आप निकाल ले, फिर से उसको गर्म करें, उबाले उसको और फिर रख दे, उसके ऊपर फिर से मलाई आएगी। नॉर्मल दूध अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर के मलाई निकालने के बाद में फिर से परत नहीं बनती, लेकिन देसी गाय के दूध में वो परत फिर से बन सकती है, मतलब 3 से 4 बार आपको उसमें उसके ऊपर मलाई की परत बनेगी। ओके। और तीसरी चीज़, तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसे कहा जाता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि ये हम के वजह से इसमें सूर्य किरण परावर्तित होके इसका जो कलर होता है इसमें एक येलो पिगमेंटेशन आता है जिसको सुवर्णक्षार कहा जाता है। वो सुवर्णक्षार की मात्रा गाय के दूध में होने के कारण गाय का दूध थोड़ा सा पीले, हल्का पीले रंग का होता है। और अगर आप इसको गर्म करोगे, अगर आप इसको उबाल के रखोगे तो उसके ऊपर पीले कलर की ही थोड़ी परत आती है। तो ये कुछ मोटा मोटी चीज़ें हो गई कि जिसके माध्यम से आप जान सकते हो कि आने वाला, आपके घर में आने वाला दूध ये देसी गाय का है। बहुत सारे छोटे छोटे गोपालक हैं जिन्होंने अपने अपने ब्रांड में ये सब शुरू किया है और आपके घर तक पहुंचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और देसी गाय आने वाले समय में ये देसी गाय का ही दूध लोग लेंगे, इसमें तो कोई मतलब दुमत नहीं है, क्योंकि जैसे अभी हो रहा है कि अभी हर कोई दौड़ रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ, और कोई दौड़ रहा है कि मुझे जो भी मेरे घर में अन्न चाहिए वो विषमुक्त अन्न चाहिए, और विषमुक्त अन्न के लिए लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है। उसी तरह से 10 साल पहले जब हम ये बात कहते थे तो किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि A1 और A2 टर्मिनोलॉजी नहीं आई थी, कोई रिसर्च ऐसा दिख नहीं रहा था। लेकिन आज लोगों को ये शास्त्रीय दृष्टिकोण से पता चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी साइंटिस्ट हूँ, मैं भी माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट किया हूँ, लेकिन जो चीज़ें अपने पुरानी शास्त्रों में लिखी हुई है उसमें अगर हम 100% विश्वास करके आगे जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रादर देन वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स विच पीपल आर डूइंग ऑन द देयर, मतलब वो प्रयोगों के निष्कर्ष तक पहुँचने तक के अपनी ज़िंदगी खलास हो चुकी रहेगी, अपनी जो हेल्थ है वो खलास हो चुकी रहेगा। तो उसके पहले हमें जागना है और ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें फॉलो करनी है जो पहले से ही हमारे शास्त्रों में दी हुई है, और उसके माध्यम से हमारे जीवन को सुजलाम सुफलाम बनाना है और हमारे हेल्थ को हमको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना है, और गोमाता को हमको साथ में लेना है, क्योंकि गोमाता बचेगी तो ही अपना देश बचेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।